और अब इंडियन 10 मिनट्स में देखिए कुछ खास खबरें।
से चल रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बड़ी अहम खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई खबर है ये, जिसमें तहखाने में पूजा के अधिकार पर आज फैसला होना है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। 1993 से बंद पूजा पाठ को शुरू करवाने की मांग जो है हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है और तहखाने में पूजा पर ही आज फैसला होना है। वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की जो दलील है, जो बहस है, पूरी हो चुकी है और 1993 के बाद से इस प्रेमिसेस में कथित मस्जिद में जो है पूजा पाठ इसके तहखाने में बंद थी, जिसे दोबारा से शुरू करवाने की मांग जो है वो की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। और इस बीच आपको बताएं कि जो रिपोर्ट है एसआई की वो दोनों पक्षों को सौंप दी गई है और ये बात निकलकर सामने आई है कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक बड़ा हिंदू मंदिर था। पहले हिंदू मंदिर होने का बड़ा सबूत यहाँ पर मिला है और यहाँ के जो पिलर हैं मस्जिद के, उन पर भी तमाम हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए मिले हैं। जिसके बाद आपको बताया कि हिंदू पक्ष ये दलील दे रहा है कि 1993 के बाद से यहाँ पर पूजा पाठ बंद है। ऐसे में तहखाने में जो पूजा पाठ है एक बार फिर से शुरू करवाई जाए। वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और जो एसआई की रिपोर्ट थी, आपको बताया कि जो मुस्लिम पक्ष है वो पहले ये बात कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है सार्वजनिक ना की जाए, जिसके बाद अदालत ने कहा कि अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक हम नहीं करेंगे तो आगे की कार्रवाई कैसे होगी। जिसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है यहाँ पर पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था। मंदिर के तहखाने से मूर्ति भी मिली है और साथ ही साथ अगर यहाँ के पिलर की हम बात करें तो पिलर जो है उस पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक है। सीएम विष्णुदेव साय अध्यक्षता करेंगे इसकी और शाम 5 बजे महानदी भवन में मीटिंग होगी। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। महतारी वंदन योजना पर मुहर इस दौरान लग सकती है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जो महानदी भवन में ये बैठक होगी और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर मुहर जो है वो सरकार की तरफ से लग सकती है। महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लगने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान तमाम मंत्री जो हैं सरकार के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे जिन पर चर्चा के बाद सरकार मुहर लगा सकती है। सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में आज ही वहां उस क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए वहां पर सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ और हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे। अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बॉर्डर इलाके में फिर से नक्सलियों ने हमला किया है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 14 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी जख्मी जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। नक्सलियों ने हमला कोबरा एसटीएफ डीआरजी जवानों पर किया है। नक्सली हमला, सीआरपीएफ कैंप को घात लगाकर यह हमला अंजाम दिया गया जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 14 जवान जख्मी हुए हैं। टेकलगुडम इलाके में जवानों पर यह हमला हुआ है जिसके बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल भेज दिया गया। सीएम खुद उनसे मिलने पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए। स्वास्थ्य महकमे को आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आपको बताए हैं जहां पर नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया है
और 3 जवान इस हमले में माफ कीजिएगा शहीद हो गए हैं, जबकि 14 जवान जो है वो यहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में आज ही वहां उस क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए वहां पर सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ और हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे। अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 14 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से 8 जवान यहाँ रायपुर लाए गए हैं, जिसमें से जो ज़्यादा थोड़ा गंभीर हैं यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में 4 एडमिट हैं, 4 नारायणा में एडमिट हैं और 6 वहाँ जगदलपुर में ही हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जगदलपुर में हैं। तो जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और एक कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है और तीनों जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित। नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सलवादी अभियान साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकुलगुड़ा इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी को पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, DRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान हैं जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी कतर से बाहर हैं। और कोहरे के कोहराम से राजधानी परेशान नजर आ रही है। आज से 3 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, पहाड़ी इलाकों में मौसम करवट लेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी हो सकता है हिमपात और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। इस बीच आपको बताएं कि कोहरे का कोहराम लगातार दिल्ली NCR में बरकरार है। आज सुबह भी जबरदस्त कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग 0 और सामने का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जाती है कि जब सड़कों से गुजरें तो पार्किंग लाइट्स ऑन करके गुजरें और साथ ही अपने वाहन की रफ्तार बहुत ही धीमी रखें। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कोहरा भी और सताएगा, पहाड़ी इलाकों में भी मौसम करवट लेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी हिमपात हो सकता है, भारी बर्फबारी हो सकती है। और वहीं दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो बूंदाबांदी के आसार हैं यहाँ पर। आज से 3 फरवरी तक बारिश मुमकिन है और अगर बारिश होती है तो जाहिर है ठंड में और ज्यादा इजाफा होगा, ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। तो पूरा उत्तर भारत जो है इस वक्त ठंड की चपेट में है और फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली NCR में जहां भी कोहरा बरकरार है वहीं बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, भारी बर्फबारी हो सकती है जिसका असर जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारी हिमपात हो सकता है। और वहीं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो यहां पर कोहरा जो है वो लगातार बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एसपी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची में 11 ओबीसी, एक मुस्लिम, एक दलित, एक ठाकुर, एक टंडन और एक खत्री उम्मीदवार शामिल हैं। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से आते हैं। अयोध्या लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। तो 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। बड़े नेताओं की सीटों पर ऐलान फिलहाल किया गया है और कोशिश किया गया है कि जो जातीय समीकरण है वो एकदम सटीक बैठे और इसीलिए दलित और ओबीसी तमाम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। इस बीच आपको बताया कि डिंपल यादव भी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरेंगी और समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ संभल के सांसद के बारे में हमने आपको बताया है। बर्क पर भरोसा जताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि सांसद बर्क को 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सैनी से हार का मुंह देखना पड़ा था। बशीर रहमान सपा के टिकट पर 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लगातार लिया जा रहा है। योगी सरकार ने एक बार फिर दर्जनों आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। सूची में 84 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। एलआर कुमार नए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था यूपी बने हैं। संजीव गुप्ता सचिव गृह यूपी बनाए गए हैं। शलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ क्षेत्र के बनाए गए हैं। तो 84 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर यूपी सरकार ने किए हैं। और वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ के अधिकार और व्यास जी के तहखाना मामले में जिला कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर बुधवार को 2:30 बजे फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया था। याचिका में मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह से उन्हें वहां अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इस पर 5 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। शैलेंद्र कुमार पाठक का कहना है कि तहखाने में नियमित दर्शन और पूजा होता था। उनका कहना है कि उसी तरह से अब अधिकार उन्हें दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हिजाब को लेकर राजनीतिक पारा जमकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से स्कूल में हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जिसके बाद उन्हें उनके बचाव में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहाँ भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुशासन के लिए कोई तो जरूरी ड्रेस कोड होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। राजस्थान में स्कूलों में अब ना ही हिजाब और ना ही नमाज होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।